हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज जो है रिग्रेशन एनालिसिस करने वाले हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। कोरिलेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ लिया है। इसमें हमने आर के बारे में पढ़ लिया। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या क्या होती है। आर जो है अगर वो इक्वल टू 1 हो तो इसको हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं, है ना। और अगर आर जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। -1 हो तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और आर इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता तो जो वैल्यूज हो जाती हैं वो अनकोरिलेटेड हो जाती हैं, है ना। ऑब्जर्वेशंस यानी। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। आर के लिए फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया है, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पाई, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। अब कोरिलेशन के बाद में आ जाते हैं रिग्रेशन के ऊपर। अगर आपने कोरिलेशन नहीं देखा है तो आप जाके जल्दी से देख लीजिए। रिग्रेशन के ऊपर थोड़ा बहुत हम बात करेंगे आज हम, कि रिग्रेशन होता क्या है। ठीक है। तो रिग्रेशन क्या है और इसका एनालिसिस क्या पार्ट है। कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। और उनके बीच में जो एक अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहें फॉर्मूले की फॉर्म में तो वो किस तरीके से होता है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो रिग्रेशन होता क्या है, मान लेते हैं आपके पास में ऑब्जर्वेशन है। और कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन है स्टैटिकल डाटा की, जैसे 2 4 6 8 10। और मैंने यहाँ पे कर दिया 4 6 8 10। ये 10 है, 10। और ये 12 कर दिया मैंने। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि रिग्रेशन क्या है या कोरिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन का मतलब क्या है पहले तो मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। कोरिलेशन का मतलब ये था कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में सेकंड वाली वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यानी सेकंड वाली फर्स्ट वाली अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वाली इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो कितनी स्पीड से हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अगर पहली वाली इंक्रीज हो रही है दूसरी वाली डिक्रीज हो रही है तो इसको हम बोलते थे नेगेटिव कोरिलेशन, है ना। पहली वाली इंक्रीज हो रही है दूसरी वाली भी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। पहली वाली डिक्रीज हो रही है दूसरी वाली भी डिक्रीज हो रही है तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन। क्योंकि हमने बोला था कोरिलेशन की जो डायरेक्शन होती है ना, वो अगर सेम है तो पॉजिटिव है, अगर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वो नेगेटिव है। अब कोरिलेशन जो होता है ना ये किसी किसी भी रैंडम हम ऑब्जर्वेशन के लिए चेक कर लेते हैं। रैंडम ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है, मान लेते हैं एक्स जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी ये लिख दिया हमने वेट। ठीक है। वेट हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट का। ठीक है। और वाई जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्क्स। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वेट जो है वो 20 kg लिख रहा हूँ, फिर 40 kg लिख रहा हूँ, फिर 60 kg, 80 kg लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ मैं 10 20 30 40। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ इंक्रीज ही हो रहा है। मार्क्स जो हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये आपस में रिलेटेड थोड़ी ना है। किसी भी इंसान का वेट या ऑब्जेक्ट का वेट और उसके मार्क्स, है ना, जो वो टेस्ट में लेकर आया है या कुछ भी लेकर आया है, वो रिलेटेड नहीं है आपस में किसी तरीके से। लेकिन बस आप इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहो तो आपके पास में एक्स और वाई के कोफिशिएंट है। आप कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगा के इसमें पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। लेकिन रिग्रेशन ऐसा नहीं होता। रिग्रेशन में आपको अगर कोई भी चीज दे रखी है तो वो आपस में रिलेटेड होनी जरूरी है। अगर ये मार्क्स हैं तो दूसरा वाला जो है वो टेस्ट पेपर में आंसर होंगे या उसके टोटल मार्क्स होंगे, या इस बेसिस कुछ ना कुछ उसका होगा जिससे वो रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोला कि एक्स यहाँ पे दे रखा है और वाई यहाँ पे दे रखा है, रिग्रेशन का काम क्या है। रिग्रेशन का काम यह है कि हम इसमें एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे अगर 200 है तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 202 आएगा। कैसे पता लगा पा रहा हूँ मैं, तो वो ऐसे पता लगा पा रहा हूँ कि यहाँ से दो वैल्यू ज्यादा है। 4 है तो दो 6 है, 6 है दो 8 है, 8 है तो दो 10 है, 10 है 12 है। तो मैं एक अगर आपसे पूछूं तो y की वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, तो आप बोलोगे x में दो जोड़ के आंसर आ रहा है। यानी अगर x 2 है तो 2 + 2 y जो है वो 4 आ गया। x अगर 4 है तो 4 + 2 y जो है वो 6 आ गया। x अगर 6 है तो 6 + 2 y जो है वो कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरीके से अगर x 200 है तो y जो होगा वो 202 हो जाएगा, है ना। यानी 200 प्लस। तो ये जो रिलेशन होता है ये रिग्रेशन एनालिसिस स्टैब्लिश होता है। यानी रिग्रेशन एनालिसिस करती क्या है कि कोरिलेशन में तो हम ये पता लगा रहे हैं कि वो रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश हो रहा है, यानी मतलब उसमें पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, कितनी स्पीड है कितना नहीं है, ये सब। रिग्रेशन में वो रिलेशन की जो वैल्यू होती है इक्वेशन फॉर्म में वो हम निकालते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को। ठीक है। रिग्रेशन में जब भी हम बात करते हैं, जैसे ये इक्वेशन अगर मैं बात करूं y इज टू क्या ही है, x + 2y है, तो ये इक्वेशन है क्या, ये है y इज टू mx + c के जैसी। और ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं बात करूं रिग्रेशन भी जो होती है वो एक तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन ही देती है।
और उसके रिस्पेक्ट में जो है वैल्यूज को वो देखते हैं कि कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कि क्या हो रहा है, उसमें चेंज कितना आ रहा है, वो हम देख पाते हैं उससे। ठीक है। तो रिग्रेशन की अगर हम बात करें, तो रिग्रेशन में अगर हम बात करें, जैसे एक्स है, वाई है, अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे 2 4 6 8 है, उसके बाद में कुछ पूछ लिया 200, और यहाँ पे मैंने बोल दिया 4 6 8 10, और उसके बाद में यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि x जो है वो गिवन है ना, और y जो है ये निकालना है, ये गिवन नहीं है, ये क्या है, आपको निकालना है, फाइंड करना है ना, तो ये फाइंड करना है आपको। तो जब एक चीज गिवन होती है, तो ये चीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। क्या बोलते हैं हम इसको? इंडिपेंडेंट, यानी इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये आराम से, ये तो गिवन है। लेकिन ये जो वैल्यू है y की, ये इस पे डिपेंड कर रही है। डिपेंड कर रही है मतलब, जैसे y की वैल्यू अगर मेरे को पता लगानी है 4 बार, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू था ना रिलेशन, 4 पता लगानी है, कैसे निकाली? तो x की वैल्यू जब तक डालोगी नहीं तब तक y कैसे निकलेगा? y अगर निकालना है तो x की वैल्यू 2 डालनी जरूरी है, तो ये डिपेंड कर रहा है x पे इस समय। तो ये जो वेरिएबल होता है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में हम कोई, पहली बात तो ये है, हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, या डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं कर रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें अलग बात होती है ना, इसमें अलग बात है। तो इसमें जब डिपेंडेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस पे डिपेंड करना चाहिए, जो दिया हुआ है उस पर डिपेंड करना चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लेते हैं यहाँ पे 204 दे रखा, और आपसे ये वाला नेक्स्ट वाला पूछ ले, क्या होगा x के केस में? उस समय क्या होगा, अगर x गिवन नहीं है ना, y गिवन है, तो y इंडिपेंडेंट x डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिग्रेशन जो होता है वो दो तरीके से काम करता है। जब x गिवन हो, y निकालना हो, और जब y गिवन हो और x निकालना हो। ठीक है। तो जब x गिवन है, y निकालना है, और y गिवन और x निकालना है, तो रिग्रेशन के जो डिफरेंस क्या आता है कि जब y गिवन है और x निकालना है, तो हम इसको पढ़ते हैं x ऑन y, यानी ये गिवन है, निकालना क्या है, ये निकालना है। इसका मतलब क्या पता लग रहा है कि x जो है वो डिपेंडेंट है ना, y जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि x ऑन y निकल सकता है, या y ऑन x निकल सकता है, जहाँ पे ये डिपेंडेंट होगा, है ना, और यहाँ पे ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी इसको निकालना होगा उस रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में, उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो होते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला होता है, वो होता क्या है? वो होता है, मान लेते हैं अगर आपके पास में x ऑन y और y ऑन x का निकालना है। ठीक है। x ऑन y और y ऑन x का निकालना है। पहले y ऑन x की अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। यानी y ऑन x, तो बी वाई एक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं y माइनस वाई बार। वाई बार और x बार है क्या यहाँ पे? ये है मीन। क्या है? मीन वैल्यू। ठीक है। ये मीन वैल्यूज होती हैं, और ये अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा दिख रहा था। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू बताया था। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन के जैसा नहीं दिख रहा है? और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, टेंजेंट की इक्वेशन में भी आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। जब हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को पढ़ते हैं, तो ये m क्या होती है? ये होती है स्लोप। तो इसका मतलब ये है, जो बी वाई एक्स है, ये इस समय है क्या? ये है स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, या लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, लाइन ऑफ रिग्रेशन की जो स्लोप होती है, जब y ऑन x पे आप निकालते हो, यानी y गिवन है, और सॉरी x गिवन है, y गिवन नहीं है, वो निकालना है, तो उसकी स्लोप को हम पढ़ते हैं बी वाई एक्स। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हमारे को इसका निकालना है, तो इसका बड़ा आसान है, इसका निकालना। इसका देखो, निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे अगर x ऑन y है, तो x से स्टार्ट करो, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। ठीक है। ये करने के बाद में आपको पता लग रहा है, देखो इसमें ये तो मीन ही हो गए। अगर मैं पूछूंगा स्लोप कितनी है, तो आप बोलोगे स्लोप जो है वो क्या है। अब अगर इसकी स्लोप निकालनी है, तो आप ये मत बोल देना कि बी एक्स वाई इसकी स्लोप है, गलत हो जाएगा देखो, क्योंकि आपने इक्वेशन तो पढ़ी है ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो पहले तो इसको y माइनस वाई वन की फॉर्म में तो बनाओ, यानी y माइनस वाई बार, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो वन अपॉन बी एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, ऐसा होगा ना। तो इसकी स्लोप कितनी होगी? वन अपॉन बी एक्स वाई। यानी क्या पता लग रहा है कि जो इसकी स्लोप है y ऑन x की, वो होती है बी वाई एक्स। एक्स ऑन y जब हमारे को निकालना हो, तो वन अपॉन बी एक्स वाई। ठीक है।
तो एक पॉइंट आप और नोट कर लेना कि ये जो स्लोप होती है, पहले तो चलो आपको ये पता लग गया बी एक्स और एक्स ऑन वाई के बारे में, है ना, वाई ऑन एक्स के बारे में बता दिया, एक्स ऑन वाई के बारे में बता दिया आपको, वाई ऑन एक्स की आपको स्लोप भी बता दी, एक्स ऑन वाई की आपको स्लोप भी बता दी। तो इक्वेशन के हिसाब से अगर y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार है, तो इसकी स्लोप कितनी हो गई, ये, है ना। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, तो इसकी स्लोप कितनी हो गई, इसकी स्लोप हो गई 1/bxy। इतना तो क्लियर है ना। अब इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। स्लोप जो होता है उसको एक और नाम से भी जानते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं उसको। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब स्लोप पूछा जा रहा है आपसे। अब ये स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कोरिलेशन के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक इसमें रिलेशन होता है जो एस्टेब्लिश आपको करके मैं बताता हूँ, या डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, है ना, ये जो होते हैं ये दो रिलेशन फॉलो करते हैं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। जो इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर से रिलेशन होता है वो होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स वाई आपका निकल जाएगा, एक्स वाई नहीं सॉरी वाई एक्स निकले, उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा रुक, सॉरी सॉरी, एक बी सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये दो चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर में और इसमें यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यानी ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये है रिग्रेशन। स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई बी वाई एक्स। ठीक है, बी वाई, दोनों बात एक ही है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या फर्क होता है, कि रिग्रेशन में साइन का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है दोनों की डायरेक्शन सेम है, सॉरी पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव का मतलब है दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट में जो होता है वो साइन का इफेक्ट पड़ता है, यानी आर एक्स वाई अगर मैं निकाल रहा हूँ कोरिलेशन कोफिशिएंट में और आर वाई एक्स निकाल रहा हूँ तो सेम बात है। लेकिन अगर मैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को इक्वल लिख रहा हूँ तो ये गलत है, ये दोनों सेम नहीं होते, इन दोनों में साइन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरा क्या क्या चीजें होती हैं, आई होप आपने थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल के बारे में आपको पता होगा। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज में प्लस या माइनस करना, और टोटल वैल्यूज पे आपको देखना कि उसमें चेंज क्या आ रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब तो आपको समझ में आ गया। चेंज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो उसमें होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, और पूरी वैल्यूज पे देखना कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब जिसको नहीं पता ओरिजिन या स्केल का चेंज क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि अगर एक क्लास में 90 बच्चे हैं, पर हर बच्चे का जो मैं, और क्लास का पूरा मीन वेट जो है वो 35,000। अब मैंने क्या करा, हर बच्चे का वेट जो है, अब कोरोना के बाद कुछ बच्चे आए और हर बच्चे का वेट जो है वो 5-5 किलो बढ़ गया। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो आपसे पूछा जाता है कि एवरेज में कितना बढ़ा होगा, तो ये जो स्केल होता है हर बच्चे 90 बच्चे है ना, 90 जो बच्चे थे उनका सबका वेट जो है 5-5 बढ़ गया। तो चेंज ऑफ स्केल कहता है कि मीन जो होता है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन जो मीन जो होता है उसमें भी क्या होगा कि 5 बढ़ जाएगा, यानी एवरेज जो है उसका वो भी 5 बढ़ जाएगा। ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अगर किसी का वेट घटा या बढ़ा तो लास्ट में मीन या मॉड या मीडियन उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, स्केल का मतलब ये होता है अगर हम 5 से डिवाइड कर दें हर किसी के वेट को, तो फाइनल आंसर में उसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आपको पता हो तो। ठीक है, लेकिन बाकी चीजों में पड़ता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ओरिजिन और स्केल के चेंज का। लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या इफेक्ट पड़ता है मैं बताता हूँ। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ चेंज ऑफ स्केल।
यानी ओरिजिन में अगर आपसे पूछा जाए किसी वैल्यूज में प्लस या माइनस कर रहे हो, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो सेम वही आंसर होगा जो पुराना वाला है। ठीक है, आंसर मतलब पहले 30 था तो लास्ट में भी 30 आंसर होगा, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। लेकिन जब स्केल की बात होती है, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होंगे, तो आंसर जो है वो चेंज आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा, एक चीज और आती है मीन रिग्रेशन। अगर रिग्रेशन का मीन निकालना हो तो मीन रिग्रेशन दो वैल्यूज का हम किस तरीके से निकालते हैं, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो होता है बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन, ये मीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी अपॉन टू, अर्थमेटिक मीन जिसको हम बोलते हैं, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं हम, ए एम भी पढ़ते हैं हम, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, या स्लोप ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम मीन रिग्रेशन के फॉर्मूले से भी जानते हैं, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन टू। स्लोप ऑफ रिग्रेशन जो होती है वो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होती है, डिपेंड करता है कि किस बेसिस पे आप निकाल रहे हो। ठीक है, और इसके जो वैल्यूज होती हैं स्लोप ऑफ रिग्रेशन की, ठीक है, इसकी वैल्यू दो तरीके से काम करती है, एक तो बी एक्स वाई पे और एक बी वाई एक्स पे। ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या क्या होती है, तो मैं इसकी अगर बात करूँ तो ये होती है स्लोप ऑफ नॉर्मल रिग्रेशन, और ये टेंजेंशियल रिग्रेशन की स्लोप होती है। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर आपको मान लेते हैं टेन थीटा निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे टेन थीटा तो होता है एम की वैल्यू, है ना। तो रिग्रेशन जो होता है वो एनालिसिस क्या बोलता है, वो कहता है कि इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस वन माइनस आर स्क्वायर, मॉड में भी लिख सकते हैं इसको चाहो तो, अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, और इनटू सिग्मा एक्स होता है, आई थिंक सिग्मा वाई अपॉन ये होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी सिग्मा एक्स प्लस इंटू सिग्मा वाई और सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें आप वैल्यू लगा के निकाल सकते हो। आर की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, इसमें बात याद रखना, तो थीटा की वैल्यू इसका मतलब ये होगा पाई बाय टू। अगर आर की वैल्यू जीरो हो गई तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय टू। ठीक है, क्यों, आप रख के देख लो, रख के देखोगे तो इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री पे सबसे पहले टेन थीटा में इन्फिनिटी आता है। तो उसके बेसिस पे हम जो है उसकी स्लोप निकाल लेते हैं। अगर आर इज इक्वल टू प्लस का वन या माइनस का वन हो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू इसमें जीरो हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि वन माइनस वन करो, जीरो अपॉन वन, तो ये जीरो। जीरो कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पे ही टेन थीटा जीरो आता है। बाकी जितनी भी वैल्यू है 30 डिग्री 40 डिग्री, वो आप इसमें रख के, है ना, आर की वैल्यू इसमें रख के आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई का फाइंड आउट करके उसमें निकाल सकते हो। ज्यादा बड़ा वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, आएगा तो आप इसमें निकाल सकते हो। वैसे आर की बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं अब, है ना। क्वेश्चन बाकी फॉर्मूले तो हो गए, लेकिन बिना क्वेश्चन के आपका कुछ मजा भी नहीं आने वाला आपको ना। तो एक क्वेश्चन है कि इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y and y on x are -1/2 and -1/8 respectively, then what is correlation coefficient? ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1/4 -1/16 -1/4 और प्लस का 1/16। अब इसको खुद भी करके देख सकते हो कि कितना देर में आप इसको सॉल्व करते हो और आंसर क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट r और रिग्रेशन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, है ना। ये रिलेशन होता है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर निकालना तो प्लस माइनस अंडर रूट लगा लो। और यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे बी एक्स वाई यानी एक्स वन वाई की वैल्यू -1/2 दे रखी है, बी वाई एक्स -1/8 दे रखा है। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट का 1/16 आएगा। प्लस माइनस के साथ में मैंने खाली प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे रीजन बता सकते हो आप मुझे कैसे। ठीक है, मैंने माइनस हटा दिया, प्लस का लगाया। किसी के पास में इसका रीजन है, मैंने सिर्फ वन आंसर दिया है 1/4। ठीक है, -1/4 मैंने इसका आंसर नहीं दिया, ऑप्शन सी था। क्या रीजन हो सकता है इसका, कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन पे। अगर डायरेक्शन सेम है यानी दोनों नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो कोरिलेशन जो होता है वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो इसका आंसर प्लस का 1/4 हमारे को इसलिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलो बी एक्स वाई बी वाई एक्स दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में आर निकालना है। तो आर की वैल्यू देखो क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स इंटू बी वाई एक्स, सॉरी, कट करोगे 1/4 यानी 1/2 जो होगा वो इसका आंसर होगा। प्लस का या माइनस का, तो बिल्कुल सही, प्लस का आंसर इसका होना चाहिए। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। टेन थीटा वाले फॉर्मूले से आप एंगल निकाल सकते हो, सेम होता है सब। कहीं पे कुछ डाउट लगता है आपको तो आप कर सकते हो, अच्छी लगी
और आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है तो बिल्कुल